हम मेजर 2 की बात करेंगे और मेजर 2 के अंदर आज अपन केमिस्ट्री वाले पोर्शन की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए एग्जाम के 20-25 दिन रहे हैं, तो देखो जो अभी आप कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर, तो देखो ये समस्याएं तो आपके साथ आएंगी। जैसे जैसे एग्जाम्स आएगा तो आप ये मान के चलें आपके साथ समस्याएं उत्पन्न और ज्यादा होंगी। ये तो अगर आप पूजा भी करते हैं ना भगवान की, तो भी आप देखना कई बार कि जब हम भगवान की पूजा करने की कोशिश करते हैं तो हम कर नहीं पाते क्योंकि वो अच्छा कार्य है। इसी तरीके से आप कोई भी अच्छा कार्य करोगे ना, जैसे अभी आपने ठान रखा है कि मुझे सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होना है, आप कोशिश भी करोगे तो 100% आपके साथ बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो मैं आपसे बार बार कहता हूं और मुझे ये प्यारी लाइनें भी लगती हैं, बहुत अच्छी लाइनें लगती हैं ये, कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल। देखो इन लाइनों का मतलब यह है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो 100% उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। कई बार देखो ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं एक एग्जाम का, कि दो चीजें हैं। एक व्यक्ति तो अभी से ऐसे सोच ले, हाथ खड़े कर दे, अरे साहब मैं तो गया। अरे क्यों गया भाई? अभी जब तूने इतने दिन मेहनत की है तो 30-35 दिन और लग ले, किसी की बातों में मत आ। 30-35 दिन लग ले, जितना तुझे टाइम मिलता है उतना लग ले। देखो एक एग्जाम्पल बताओ, एक एग्जाम था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों आती थी। एक बच्चे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। अब वो पेपर देने गया तो वो तो सिर्फ केमिस्ट्री के बेस में ही गया ना, तो उस दिन उसकी किस्मत उसके साथ थी। लेकिन वो पेपर तो देने गया ना, और उसने केमिस्ट्री अच्छी तो की ना, तो उस दिन उसके साथ किस्मत कैसे साथ थी कि फिजिक्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही आ गई। क्योंकि उसकी केमिस्ट्री अच्छी थी तो उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फायदा मिला और वो सेलेक्ट हो। तो देखिए अगर आप कोई भी कार्य करोगे ना अच्छा, तो उसमें मुसीबतें तो जरूर आएगी। आप इस समय बहुत अच्छी तरह से मेहनत करना चाहोगे तो उसमें समस्याएं जरूर आएगी। बस हमेशा एक बात याद रखें कि अगर आपके कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जो आप ये स्टडी कर रहे हैं ये आपके जरूर जरूर काम आएगी। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं। मैंने पीएमटी की तैयारी की, मैं निष्फल हुआ, उसमें नहीं हो पाया मेरा। लेकिन जो मेरी केमिस्ट्री उस समय मैंने तैयार की वो मेरे आज तक काम आई। तो कोई भी जो स्टडी है वो हमेशा आपके काम आएगी। इसीलिए आपके दिमाग में किसी भी तरह का नकारात्मक भाव आना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, बहुत कुछ किस्मत में भी छोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप ही सब कुछ रचयिता नहीं हो। आपका कार्य है 25-30 दिन जितना आप कर सकते हैं तैयारी करें। जैसे ही तनाव हो तो सीधी सी बात है, डांस करने लग जाओ। मैं तो सीधी कहता हूं तनाव का एक ही इलाज है, डांस करने लग जाओ। ठीक है, होगा सो देखी जाएगी। बस ज्यादा नहीं तो डांसर बन जाएंगे। और क्या होगा? तो टेंशन नहीं करनी, आराम से तैयारी करनी है, मजे से तैयारी करनी है। तो अपन मेजर 2 का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। आज थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि इतना ही अब आप लोगों के पास टाइम है। पहला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन, देखिए आज के जो क्वेश्चन है वो हमारी 12th बोर्ड की बुक के क्वेश्चन है कि 1 मोल एल्युमिनियम है, आपको 1 मोल एल्युमिनियम आयन दे दिया। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअल में आरपीएससी कई बार पूछ चुकी। 1 मोल एल्युमिनियम है और अब आप इसको एल्युमिनियम में आप इसको बदलना चाहते हैं। 1 मोल एल्युमिनियम है और आप उसका रिडक्शन करके आप उसको एल्युमिनियम में बदलना चाहते हैं। तो आप सब जानते हैं रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। यहां एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और तब जाकर ये किसके अंदर बदलेगा? एल्युमिनियम में बदलेगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मोलों में चलती है। अगर 1 मोल एल्युमिनियम आयन को अगर आप 1 मोल एल्युमिनियम में बदलना चाहते हो तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन को अगर आप 1 मोल एल्युमिनियम आयन को अगर आप 1 मोल एल्युमिनियम में बदलना चाहते हैं तो आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन यही है, 1 मोल एल्युमिनियम आयन का मैं रिडक्शन करना चाहता हूं ताकि वो एल्युमिनियम में बदल जाए। तो बताएं कितने आवेश की आवश्यकता होगी? आप कहोगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब आप सब जानते हो कितने आवेश की आवश्यकता होगी? 3 फैराड। इसी तरीके का क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड की बुक में इस तरह से दे रखा है। एक और क्वेश्चन, जैसे 1 मोल मैग्नीशियम आयन है, मैं उसका अपचयन करना चाहता हूं और मैं उसको मैग्नीशियम में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन है
और मैं उसको मैग्नीशियम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, तो आप कहेंगे 2 फैराडे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन को मैं एल्युमिनियम में बदलना चाहता हूं, तो खुद ही सोचो ये 1 मोल एल्युमिनियम आयन है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 फैराडे के बराबर होता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 3 फैराडे के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, ये राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, कोलराउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है। क्या करता है वो, अनंत तनुता पर उसने क्वेश्चन में मोलर चालकता दे रखी है NaCl की, HCl की और सोडियम एसीटेट की। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा होता है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता दे रखी होती है प्रबल वैद्युत अपघट्यों की, जैसे NaCl की, HCl की और सोडियम एसीटेट की, और आपसे कहेगा कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसकी मोलर चालकता निकालो। तो ये एक कोलराउस के नियम की एप्लीकेशन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपसे वो क्या पूछ रहा है। वो हमसे पूछना चाह रहा है कि जो एसिटिक एसिड है इसकी अनंत तनुता पर मुझे मोलर चालकता निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड की मुझे अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है। उसके लिए मुझे पता है एसिटिक एसिड की अगर अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालनी है तो उसके लिए मुझे एसीटेट आयन की मोलर चालकता चाहिए होगी अनंत तनुता पर, और H+ की चाहिए होगी। तो जिससे एसीटेट आयन की मोलर चालकता मिलेगी और जिससे H+ आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिलेगी, उन दोनों को हम जोड़ देंगे और रिमेनिंग पोर्शन को हम माइनस कर देंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है। यहां NaCl दे रखा है, HCl दे रखा है और सोडियम एसीटेट दे रखा है। तो मुझे क्या चाहिए, एक तो सोडियम एसीटेट चाहिए। सोडियम एसीटेट से तो मेरे पास क्या आयन आ जाएगा, एसीटेट आयन, और साथ में HCl से मेरे पास क्या आ जाएगा, H+ आयन। तो जो सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो आपको दे रखी है 91 प्लस H+ जिससे प्राप्त होगा HCl से, उसकी चालकता मुझे दे रखी है 425.9। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और हमारे पास देखें, जब मैं सोडियम एसीटेट यूज करूंगा तो इसमें मेरे पास एसीटेट आयन और Na+ आयन दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिलेगी, और HCl से मुझे H+ आयन और Cl- दोनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एसीटेट आयन और H+ आयन चाहिए, इसीलिए इन दोनों को जोड़ूंगा, और Na+ और Cl- मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं -NaCl कर दूंगा, यानी -NaCl कर दूंगा, -126.4 करूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 1 आ जाएगा। राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, इजी गोइंग क्वेश्चन है। वापस सुन ले मेरी बात, टेंशन ना करें, मजे से पढ़े। जब भी टेंशन हो मस्त हो जाए, टेंशन हो, अपने टेंशन को दूर करने का एक ही इलाज है, डांस करने लग जाओ, हंसने लग जाओ। बस 30 दिन पहले, एग्जाम के 30 दिन पहले तो टेंशन होनी ही है, विपदाएं आनी ही है। टेंशन ना करें, बस श्री कृष्ण की 2 ही बातें हमेशा याद रखें। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस है, उसका रेट कांस्टेंट K दे रखा है 5.5 × 10⁻⁻14 सेकंड इनवर्स 1, और आपसे हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक के अंदर कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का अर्धायुकाल तो आपको कम से कम आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो अर्धायुकाल होता है उसको निकालने का फॉर्मूला 0.693/K, 0.693/K, 0.693/K। K की वैल्यू आपको दे रखी है 5.5 × 10⁻⁻14। आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 10⁻⁻14 ऊपर चला जाएगा, 10⁻14, 0.693 × 10⁻14, इसको 6.93 कर सकते हो और आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1.26 × 10⁻13 आएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। 0.693 × 10⁻14
अपॉन 5.5, अगर पॉइंट को इधर लाओगे तो इसको एक कम कर देना, 6.93 इंटू 10 की पावर 14। अब इसमें डिवाइड कर लो 5.5 से, तो 1.2 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण के लिए कौन सी बात सही नहीं है? मैं आपको पहले ही बता चुका, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण जरूर पढ़ के जाए। ये भौतिक अधिशोषण है, कोई सॉलिड है, इसके ऊपर ये गैस अधिशोषित हो रही है, लेकिन सॉलिड और गैस के बीच में जो फोर्स है वो वीक वांडरवाल फोर्स है। ये अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। यानी जो भौतिक अधिशोषण उत्पन्न होता है वो दुर्बल वांडरवाल बल के कारण उत्पन्न होता है। दूसरी बात, भौतिक अधिशोषण के अंदर आपको पता है ये बल वीक फोर्स है, वांडरवाल फोर्स है। थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ये दूर हो जाएगी गैस, वापस जैसे ही टेम्परेचर दोगे गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गैस के अणु दूर हो जाएंगे, वापस टेम्परेचर को कम करोगे, गैस के अणु वापस चिपक जाएंगे। भौतिक अधिशोषण की जो प्रकृति होती है वो उत्क्रमणीय होती है। पिछली बार भी पूछा गया था अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? अधिशोषण चिपका चिपकी का प्रक्रम है। चिपका चिपकी के प्रक्रम में एनर्जी रिलीज होती है, डेल एच हमेशा नेगेटिव होता है। भौतिक अधिशोषण के अंतर्गत जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण के अंदर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। और भौतिक अधिशोषण के लिए तो आपको पता है लो टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। प्यूमिस पत्थर, ये अपनी आंसर की में करेक्शन कर लेना। प्यूमिस पत्थर को मैंने बताया था झावा पत्थर। मैंने आपको कहा था प्यूमिस पत्थर झावा पत्थर, मैंने कहा था ना आपको, हमारे गांव में तो मैल रगड़वे को कत्तल आवे, कत्तल। यहां पता नहीं क्या सिस्टम है, को प्यूमिस पत्थर आता बताया। पत्थर कैसा दिखेगा? तुम्हें ठोस दिखेगा। और आपको कोलाइडी सॉल्यूशन में जो चीज दिखती है वो परिक्षेपण माध्यम है। इसका मतलब प्यूमिस पत्थर के अंदर जो परिक्षेपण माध्यम है वो कौन सा होता है? ठोस होता है। और प्यूमिस पत्थर के अंदर क्या होता है? एक पत्थर होता है जिससे मैल साफ हुए और बाकी अंदर गैस के कण, गैस भरी रहती है। तो जो प्यूमिस पत्थर है, झावा पत्थर है, उसके अंदर परिक्षिप्त माध्यम गैस और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? ठोस होता है। अगला क्वेश्चन बहुत सीधा सा IUPAC नेम आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन बेस ही हो जाता है। ये एक उदासीन संकुल है। मुझे पता है जब भी संकुल का IUPAC नेम बोलते हैं लिगेंड को पहले बोलते हैं, लिगेंड की संख्या को बोलते हैं। यहां 2 एमीन है तो डाई एमीन तो होना चाहिए। ये एमीन है, ये गलत, ये गलत, तो डाई एमीन तो इसमें है और डाई एमीन इसमें है। हाँ, एक क्लोरो है तो क्लोरिडो है, क्लोरो बोलो या क्लोरिडो, तो डाई क्लोरो ये भी नहीं होगा। आंसर यही होगा डाई एमीन क्लोरिडो। यहां नाइट्रो की जगह नाइट्रीटो एंड प्लैटिनम, और सेकंड इसका IUPAC नेम होगा। वैसे भी आपको पता है प्लैटिनम सेकंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 2, 3 और 1 4। अगला क्वेश्चन, यहां यह है आर्सेनिक सल्फाइड सॉल है, इसको कौन सा आयन सबसे पहले स्खंदित करेगा? तो आपको पहले ही बता चुका, आर्सेनिक सल्फाइड एक नेगेटिव सॉल है। याद करें हार्डी और सुल्ज का नियम। नेगेटिव जो सॉल होता है उसको वो वैद्युत अपघट्य स्कंदित करता है जिसमें पॉजिटिव आयन होते हैं, और पॉजिटिव आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है वो नेगेटिव सॉल को उतनी जल्दी स्कंदित करता है। यही हार्डी और सुल्ज का नियम है। यहां आर्सेनिक सल्फाइड, धात्विक सल्फाइड एक नेगेटिव सॉल होते हैं। नेगेटिव सॉल को कौन सा आयन स्कंदित करेगा? पॉजिटिव वाला करेगा। हार्डी और सुल्ज के नियम के अनुसार या तो ये करेगा या ये करेगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी जल्दी उसको क्या करेगा? स्कंदित करेगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा करेक्शन है, 12th की बुक का एग्जाम्पल है। जलीय सॉल्यूशन में 1 मोल पैलेडियम क्लोराइड और अमोनिया आधिक्य में है। AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल AgCl देते हैं। आपको इस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी बतानी है, यानी इस मेटल का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। वैसे ही आपको दिख रहा है अमोनिया पर जो चार्ज है वो 0 होगा, 2Cl पर चार्ज -2 होगा, ऑटोमेटिक पैलेडियम +2 है। जो पैलेडियम +2 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। निकिल +2 का साधारणतः 4, Pt +2 4, पैलेडियम +2 4। पैलेडियम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 4 सेट करना है, तो 4 सेट करने के लिए मैंने क्या किए? 4 एमीन को अंदर ले लिया और बाहर क्या पटक दिया? 2Cl पटक दिया। जैसे ही आप AgNO3 डालोगे, जैसे ही आप इसके अंदर AgNO3 डालोगे
तो आपको यहां पर 2 मोल AgCl के मिलेंगे। क्वेश्चन में उसने यही कहा, एक पैलेडियम का कंपाउंड है जिसका आपको फॉर्मूला दे रखा है और कहा कि इसके अंदर जब हम AgNO3 डालते हैं तो 2 मोल AgCl के मिलते हैं। इसका मतलब 2 मोल Cl के बाहर है, अंदर 4 एमीन है। यहां पैलेडियम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसीलिए इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो। ये क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड में पूछा गया संस्कृत डिपार्टमेंट में। क्लोरीन की रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं, NaCl भी बन रहा है और ClO3- भी बन रहा है। इसमें वो कौन सा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है? तो ध्यान से देखो, जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और यहाँ इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, Na+Cl-। और यहां देखोगे Na+ClO3-, x -6 बराबर -1, यानी x बराबर +5। 0 से +5 यानी एक क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 0 से -1 एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसीलिए यहां पर आंसर क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्योंकि सोडियम तो यहां भी +1 है, यहां भी +1 है। ऑक्सीजन अगर देखोगे तो यहां भी -2 है, यहां भी -2 है। हाइड्रोजन यहां भी +1 है, यहां भी +1 है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन दोनों काम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। 2 बार ये क्वेश्चन आया, एक बार सेकंड ग्रेड 2011 में, फिर फर्स्ट ग्रेड के अंदर। एक रिएक्शन दे रखी है आपको और बता रखा है कि वो इस वेग नियम का पालन करता है। ए मतलब अभिक्रिया का वेग A की कंसंट्रेशन, B के संदर्भ में 2 और C के रेस्पेक्ट में कोटि 1 है। इस अभिक्रिया का जब अध्ययन किया गया तो हमने प्रारंभिक कंसंट्रेशन ली, A की तो ली 0.001, B की ली 0.04 और C की ली 0.04 और आपसे पूछा गया इस अभिक्रिया की आभासी कोटि बताएं। देखिए, जब भी हमसे आभासी कोटि पूछी जाए तो आभासी कोटि का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो क्रियाकारक आधिक्य में होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस अभिक्रिया की आभासी कोटि बताएं, तो जो क्रियाकारक आधिक्य में होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते हैं, उनके संदर्भ में कोटि 0 होती है, उनके संदर्भ में कोटि 0 होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो A की कंसंट्रेशन यहाँ 0.001 है, B की कंसंट्रेशन 0.04 है और C की कंसंट्रेशन 0.04 है। यहां B और C की कंसंट्रेशन आधिक्य में है। जो क्रियाकारक की कंसंट्रेशन आधिक्य में होती है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करते, उनके संदर्भ में कोटि 0 होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो केवल एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और A के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1 है। वापस सुन लें इस क्वेश्चन को। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, घबराना कुछ ही नहीं है। आभासी कोटि पूछ रहा है, आभासी कोटि का एक ही कॉन्सेप्ट, जो आधिक्य में है उसको हटा दो, फिर रिमेनिंग जो बच गया वो अभिक्रिया की कोटि है। ये दोनों आधिक्य में है तो हटा दिए, रिमेनिंग ये बच गया तो A के संदर्भ में कोटि 1 है, इसीलिए इसका आंसर 1 होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रखा है, इनमें से अनुचुंबकीय कौन होगा? 2 याद करने हैं, B2O2, ये तो अनुचुंबकीय है, ये तो अनुचुंबकीय है BO, B2O2, O2B2, B2O2, ये दोनों तो अनुचुंबकीय हैं। शेष का एक ही तरीका, प्रतिचुंबकीय पहचानना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समम्य होगी, अनुचुंबकीय पहचानना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या विषम्य होगी। C2 6 दूनी 12, याद करें MO2 के अनुसार C2 अणु ऐसा अणु है जिसके अंदर दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। O2 8 दूनी 16 और 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय होगा। O2 + 2 8 दूनी 16 और 2 14, 14 का मतलब प्रतिचुंबकीय होगा। O2 - 8 दूनी 16 और 1 17, 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब अनुचुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण के लिए क्या बात सही नहीं है? अब तो रट जाना चाहिए, भौतिक अधिशोषण में वान डेर वाल फोर्स है, बिल्कुल सही है। अधिशोषण में एनर्जी कम रिलीज होती है, सही है। भौतिक अधिशोषण स्पेसिफिक नहीं होते और भौतिक अधिशोषण के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जब भी सॉल्यूशन पर क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 को आप सबको तरीका पता है, हम जो विलियन पढ़ते हैं उसके अंदर एक चीज पढ़ते हैं, परासरण दाब। आपको पता है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब चाहिए वो परासरण दाब है।
और परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला होता है पाई बराबर आयटा CST। आयटा CST। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे, यहां आपको देखना पड़ेगा, जैसे अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड में वापस इसी पर क्वेश्चन आया था, परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला पाई आयटा CST। अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरे के ताप पर एक आपने यूरिया का सॉल्यूशन लिया जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल प्रति लीटर है, कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। विलयन का परासरण दाब आपको दे रखा है 2.46 एटमॉस्फेयर और कमरे का ताप ज्ञात करना है, यानी टेम्परेचर ज्ञात करना है। परासरण दाब है 2.46। यूरिया आपको पता है ऐसा वैद्युत अपघट्य है जो ना वियोजित होता है ना संगुणित होता है, इसीलिए आयटा का मान 1 होगा। कंसंट्रेशन जो आएगी वो आपकी कंसंट्रेशन आएगी 0.1 और एस का मान यहां लगाया जाता है 0.082 और टेम्परेचर ऐसा सॉल्व करने के बाद आपके पास केल्विन में आएगा और ऐसा सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 300 केल्विन आता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है कि आप कैसे पहचानोगे, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो हम के की यूनिट से पहचानेंगे। के की यूनिट निकालने का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, मोल बटे लीटर। मोल बटे लीटर ये वो क्वेश्चन है जो आपको कम से कम एग्जाम से पहले करके जाने हैं। 1 माइनस nth ऑर्डर, 1 माइनस nth ऑर्डर इंटू सेकेंड इनवर्स 1 इंटू सेकेंड इनवर्स 1। यहां फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है तो एक में से एक जाएगा 0, किसी की पावर 0 का मतलब 1, तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो के की यूनिट होती है वो आप सबको पता है क्या होती है, सेकेंड इनवर्स 1 होती है। जितने भी आरपीएससी 2011 में एग्जाम्पल भी पूछे गए थे कि जो रेडियो एक्टिव डिके है, जो आप फिजिक्स के अंदर रेडियो एक्टिव विघटन पढ़ते हैं, ये किस कोटि की अभिक्रिया है, तो जो रेडियो एक्टिव डिके है वो किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कल परसों के पेपर में सॉल्व कराया था खाने वाली क्लास में, क्योंकि इस साल ये क्वेश्चन आया ही था अभी हाल में फर्स्ट ग्रेड में। जनरली एग्जाम्पल पढ़ता है IF5 अणु, उसने IF5 की जगह कर दिया BRF5। तरीका वही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि हम पेपर को क्या पकड़ पाए क्या पकड़ पाए नहीं। BRF5 आप सबको पता है ब्रोमीन हेलोजन, हेलोजन की बैलेंस सेल में सबको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7। 5 फ्लोरीन जोड़ दिए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, 1 लॉन पेयर, टोटल 6, स्टेरिक नंबर 6 तो संकरण sp3d2। sp3d2 की ज्यामिति वर्गाकार द्विपिरामिड। लेकिन यहां 5 ही सिग्मा बंद है, 1 लॉन पेयर रखना है तो ये बॉन्ड हटेगा, यहां लॉन पेयर आ जाएगा और आकृति हो जाएगी वर्गाकार पिरामिड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कैसे पहचाना, के की यूनिट पहचान ली, सेकंड इनवर्स 1। हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा है, हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला T हाफ 0.693 अपॉन क्या कर देंगे, के की वैल्यू यहां क्वेश्चन में आपको दे रखी है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻30। यह क्वेश्चन भी आरपीएससी 2011 में आया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ध्यान से देखोगे तो ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड इस तरह से आया था। अब यहां इसने क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में है लेकिन रिलेटेड ऑर्गेनिक से, ये 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड में पानी मिलाया, 25 डिग्री सेल्सियस पर आंसर आ गया। अब आप सबको पता है, याद होना चाहिए कि जो 3 डिग्री हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म दिखाता है। याद करो SN1 मैकेनिज्म का क्रम, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और SN1 रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो नाभिक स्नेही की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे निर्भर करता है। यहां आपको 2 चीजें दे रखी हैं, एल्किल हैलाइड और पानी। ये पानी नाभिक स्नेही, क्योंकि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है, SN1 SN2। यहां ये कह रहा है इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं पानी की कंसंट्रेशन दुगनी कर दूंगा तो अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन तो SN1 है और SN1 रिएक्शन में नाभिक स्नेही की कंसंट्रेशन को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिक्रिया का वेग केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड की,
इसीलिए आंसर गया अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन भी कल परसों मैंने आपको खाने वाली क्लास में बताया था, MnBr4-2। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। यहां Mn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो दिमाग में आना चाहिए या तो संकरण होगा sp3 या संकरण होगा dsp2। दो बात, या तो संकरण होगा sp3 या संकरण कौन सा होगा dsp2। अब इसने बाकायदा कह दिया कि यहां पर जो मैंगनीज+2 है, मैंगनीज जो है इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन, यानी Mn+2। इस बार यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में वापस आया। Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण इसने दे दिया 5.9 बोर मैग्नेटॉन। देखिए इसने ये कहा कि MnBr4-2 है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 5.9 बोर मैग्नेटॉन। देखिए 5.9 बोर मैग्नेटॉन तब आता है, 5.9 बोर मैग्नेटॉन तब आता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। क्योंकि आप सबको पता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला √N+2 बोर मैग्नेटॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है तब जाकर चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.9 बोर मैग्नेटॉन आता है। अब देखें, ये मुझे पता चल गया कि यहां पर जो यहां मैंगनीज Mn+2 के रूप में है और Mn+2 का विन्यास आप सब जानते हैं क्या होता है, 3d5। 3d5 4s2 होता है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3d5, यानी ये वाली स्थिति है 3d5। 3d5 के आगे 4s और 4s के आगे 4p। याद करें 4 खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं Mn+2 को, है ही नहीं, 3d के पास तो है नहीं। क्यों नहीं हुई पेयरिंग, ब्रोमो वीक लिगेंड है, पेयरिंग का सवाल नहीं। और साथ में कह रहा है कि इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो इसी में भरोगे ना आप Mn+2। तो सीधी सी बात है, अब संकरण में कौन कौन भाग लेगा, S और P, इसीलिए इसके अंदर संकरण sp3 होगा और आकृति चतुष्फल की होगी। विल्किंसन उत्प्रेरक कौन सा है, कल भी क्वेश्चन कराया था। 2 तरह से क्वेश्चन आता है। विल्किंसन उत्प्रेरक क्या काम आता है, हाइड्रोजनीकरण, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण। विल्किंसन उत्प्रेरक में क्या पहचानना है कि साहब जो रोडी है ना, रोडी उसका कॉम्प्लेक्स है, तो रोडियम का तो एक ही कॉम्प्लेक्स है। ये तो देखो रुथीनियम का है, ये सिल्वर का है, ये आयरन का है, रोडियम का तो एक ही कॉम्प्लेक्स है, रोडियम फर्स्ट। मैंने कहा था रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स है, रोडियम फर्स्ट का कॉम्प्लेक्स है विल्किंसन कैटालिस्ट। खत्म। वापस वही क्वेश्चन, एक एक्वस सॉल्यूशन में 1 मोल COCl3.4NH3 का है। जब इसमें AgNO3 मिलाते हैं तो केवल मुझे 1 मोल AgCl मिलता है। आपको वही मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है या सेकेंडरी बैलेंस ही बतानी है। अमोनिया के कारण चार्ज 0 है, 3 Cl के कारण -3 है, ऑटोमेटिक कोबाल्ट पर चार्ज +3 है। +3 जब होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कैसे सेट करोगे संकुल को, कोबाल्ट 4 तो पहले उदासीन लिगेंड को फंसा लिया करो, एमीन 2 आ गए Cl, बाहर चला गया 1 Cl, AgNO3 डाल लो, 1 मोल AgCl मिलेगा और 4 और 2 6। यहां कोबाल्ट +3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो 6 है। वापिस वही क्वेश्चन, 4 लिगेंड आपको दे दिए, पूछा इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, तो तरीका बता दिया। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं कार्बन वाले, यानी शुरू में कार्बन वाले होने चाहिए, कार्बन कार्बन। ये तो कार्बन, देखो कार्बन कार्बन वाले सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन वालों का नंबर आता है। तो देखो रेगुलर में बस यही है। अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन से साइनो और साइनो से ज्यादा कार्बन। किसका बंध क्रम समान है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है उसका बंध क्रम समान। N2Cl2 के स्ट्रक्चर तो सब जानते हो, N2 में तो ट्रिपल बॉन्ड है, Cl2 में सिंगल बॉन्ड है, तो बंध क्रम सवाल ही नहीं हो सकता। O2+2 8 दूनी 16 और 2 14, 9 दूनी 18, NO+ और CO दोनों में 14 14, बंध क्रम समान। अब तो रट जाना चाहिए टी आकृति वाला अणु इनमें से कौन सा है। टी आकृति टी आकृति टी आकृति तब मिलती है जब संकरण कौन सा हो, sp3d। कौन सा संकरण हो, sp3d। क्या स्थिति हो, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, इस तरह।
अब तो रट जाना चाहिए इसका एग्जाम्पल। और ऐसा देखने को कौन से अणु में मिलता है? CL3। बता चुका। आरपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन, 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, पूछा कौन सी समावेता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करते समय दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये पानी में ब्रोमाइड आयन देगा, ये पानी में सल्फेट आयन देगा। अगर अलग अलग प्रकार के आयन देता है तो कौन सी समावेता है? आयनन समावेता। देखिए अगर आप इनको ही करोगे ना, इन क्वेश्चनों को, 15 तो मेरे टेस्ट पेपर और खाने वाली क्लास करीबन 20, उसी में काम हो जाए। वो कोलाइड कौन सा है जिसका परिक्षेपण माध्यम ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, झावा पत्थर, अभी भी बताया था। Mn+2 का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। Mn+2 फर्स्ट ग्रेड में इसी साल आया 25, सबको विन्यास पता होता है 3d5, अभी इसी साल, हाँ 2022 में ही आया भाई 3d5। वो ये क्वेश्चन कहाँ आएंगे? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है μs √n n+2 यूनिट बोर मैग्नेटो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं तो आंसर 5.94 बोर मैग्नेटो। फर्स्ट ग्रेड में अभी हाल में ही आया। एक गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या काम करता है? आपको पता है ये एनोड जिंक की रॉड, जिंक सल्फेट विलयन में। आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कुछ ही नहीं था पेपर में। आप सबको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जिंक की जो रॉड है इसमें से जिंक+2 इस विलयन में आ जाते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। भाई जिंक में 2 चीजें हैं, जिंक+2 और इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, जिंक+2 के रूप में विलयन में आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। कल ही बताया था कि जो O2- है, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, अनुचुंबकीय है। और इसकी व्याख्या कौन सी थ्योरी करती है? MOT। कल ही कहा था कि आपको ये 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, इन चारों में अगर मैं AgNO3 डालता हूं तो सबसे ज्यादा AgCl का प्रेसिपिटेट ये देगा, क्योंकि इससे मुझे 3 मोल क्लोराइड मिलेंगे, इससे 1 भी नहीं मिलेगा, इससे 1 मोल मिलेगा, इससे 2 मोल मिलेगा। हाल में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि सबकी सांद्रता बराबर है, तो बताओ सबसे ज्यादा AgCl का प्रेसिपिटेट फर्स्ट वाले से मिलेगा। देखिए थोड़े दिन में आपको लगने लग जाएगा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए T½ दे रखा है, अर्धायु काल 80 मिनट। अब वो कहता है कि जो क्रिया कारक है उसकी आरंभिक सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है, और मुझे 0.25 मोल प्रति लीटर लानी है, तो कितना समय लगेगा? अब आप सबको पता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होता है, जैसे क्रिया कारक की प्रारंभिक कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर है और अर्धायु काल 80 मिनट है, तो पहले 80 मिनट में क्या होगा? जो क्रिया कारक की कंसंट्रेशन है वो 2 मोल से 1 मोल रह जाएगी। अगले 80 मिनट में 1 मोल से आधा, और उसके 80 मिनट में 1/4 या 0.25। तो 80 और 80 160 और 80 240 मिनट का समय लगेगा। एक सॉल्यूशन दिया है जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, परासरण दाब दे रखा है, वांटाव गुणांक पूछ रहा है, और यहां तक हमसे S का मान भी दे रखा है। परासरण दाब का क्वेश्चन है पाए बराबर आयटा CST। बताया वही क्वेश्चन आया ना, रिपीट हुआ नहीं हुआ। पाए का मान परासरण दाब एटमॉस्फेयर में 0.248, आयटा पूछ रहा है, कंसंट्रेशन 10⁻⁻², S का मान 0.082, टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ता है, तो यहां पर टेम्परेचर केल्विन में 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। आयटा का मान निकाल लेना, करीबन 1 के आसपास है। खूब अच्छे से रटा चुका। ClF3 अणु T शेप है, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड वर्गाकार समतलीय है,
SF4 ढेकुली है, BRF5 या IF5 वर्गाकार पिरामिडी है। एक अच्छा सा ये भी क्वेश्चन था, 10⁻³ मोल एसिटिक एसिड है, इसकी C कंसंट्रेशन पर चालकता दे रखी है। इस लेवल का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आने की संभावना कम है। अनंत अनुता पर विलयन की मोलर चालकता दे रखी है और ये पूछ रहा है वियोजन की मात्रा क्या है। तो देखो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आपके चांस कम है। C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता बटे अनंत अनुता पर मोलर चालकता अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो वियोजन की मात्रा निकल जाएगी। यहां C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता ये दे रखी है, अनंत अनुता पर ये दे रखी है। सॉल्व कर लोगे आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। कल ही बताया था कि वैसे तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम दिखाता है और ऑस्मियम के अंदर +8 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। सबने पढ़ा होगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जिसके अंदर आप सबको पता है कि ऑस्मियम कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +8 तक। अच्छा क्वेश्चन, 2 किलोग्राम जल, 36 ग्राम हमने ग्लूकोज घोल दिया और उस सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना। आपको पता है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं TS, वो बराबर होता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस ΔT। यहां सॉल्वेंट पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है। ΔTB निकालने के लिए आयटा KB इंटू मोललता लगा देंगे। आयटा का मान ग्लूकोज के लिए 1 होगा, KB का मान यहां बाकायदा आपको दे रखा है 0.52। मोललता आप निकाल लोगे, मोललता कैसे निकालोगे? मोललता निकालने के लिए विलेय के मोल बटे विलायक का भार kg में। विलेय के मोल मुझे कितने दे रखे हैं? 36 ग्राम। भाग लग जाएगा कितने का? ग्लूकोज का भार 180 और साथ ही साथ विलायक का भार 2 किलोग्राम। अब मोललता आपको निकालनी आनी चाहिए, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100.052 डिग्री सेल्सियस। नेस्लर अभिकर्मक कौन सा होता है? तो जो ये K2HgI4 है इसे नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं, K2HgI4। तो यहां HgI4 - 2 नेस्लर अभिकर्मक हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। हेक्साएमीन कोबाल्ट +3, पहली बात मैंने कहा था ये प्रतिचुंबकीय आता है, ये फर्स्ट ग्रेड में इस साल आया था। ये ठीक है, लो स्पिन है। ये भी ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये भी गलत है, इसमें D2sp3 संकरण होता है। साल फर्स्ट ग्रेड में आया था हाल में। उम्मीद करता हूं मेरी क्लास पसंद आई होगी और आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।